तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप लोग समय देख सकते हो, रात के 12:30 बजे हैं और अभी हमारे पास में आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा। देखिएगा, आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो, रात के 12:30 बजे मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ ताकि आप सभी लोग सुबह अपनी परीक्षाओं में अच्छी प्रकार से उठकर इसको याद कर सकें और आप लोग परीक्षाओं में इनको लिख कर आ सके। तो देखिएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जो आपको बता रहा हूँ ना, A to Z पेपर ऐसा कैसे आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा, जैसा कि आज मैं यहाँ से आपको बताऊँगा। तो इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा ताकि आप सबको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा, कैसा आपका क्वेश्चन पेपर आया है अर्थशास्त्र विषय का पूरा बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया और समझ लिया तो चलिएगा, आप आगे बढ़ते हैं, देखते और समझते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं के आपके अर्थशास्त्र विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे के पूरे सॉल्यूशन को। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया, जान लिया और समझ लिया तो चलिएगा, आप आगे बढ़ते हैं, देखते और समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षाओं का क्वेश्चन पेपर आपका कैसा आया है और आप सबको इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली प्यारे विद्यार्थियों A to Z क्वेश्चंस बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन यहां से आपका मिस नहीं होगा। और एक और खास बात यह है कि वैसे तो मैं आपको सेट बी बता रहा हूं, मगर देखिएगा सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी में एक ही प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक भी क्वेश्चन उसमें से आपका मिस नहीं होगा। तो इसलिए आप सभी लोग इसको पूरा देख कर जाएं, क्योंकि देखिएगा क्वेश्चन तो एक ही जैसे होते हैं, उनका सिर्फ क्रम ऊपर नीचे होता है, बाकी कुछ भी फर्क उसमें नहीं होता है। तो चलिएगा, आप जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आप सभी की अर्धवार्षिक परीक्षाओं के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग देख सकते हो, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको सही विकल्पों का चयन करके लिखना है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है, ये किसने कहा? तो देखिएगा, ये कहा था मार्शल ने। इसका राइट आंसर क्या लिख लेना आपको? मार्शल। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, अपवर्जी विधि के अंतर्गत क्या होता है? किसी वर्ग की निम्न वर्ग सीमा को वर्ग अंतराल में समावेशित करते हैं। तो दूसरे का उत्तर बा होगा। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, आंकड़ों के वर्गीकरण का उद्देश्य है। तो देखिएगा, आंकड़ों के वर्गीकरण का उद्देश्य क्या होगा? दा नंबर का उपयुक्त सभी यहाँ से आपको लिख लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी वर्ग में मदों की संख्या को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको आवृत्ति कहते हैं। चौथे का आ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, भारत में विकास योजना कब प्रारंभ हुई? 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई थी। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम थी? तो देखिएगा, इसका उत्तर आ जाएगा बिहार में। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, रिक्त स्थानों में सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो देखिएगा, रिक्त स्थान आपको कैसे देखने समझने हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं रिक्त स्थानों में, जिसमें कि लिखा है फलनात्मक संबंध चरों के बीच संबंध को कहते हैं। किसको कहते हैं? कारण तथा प्रभाव संबंध को कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, प्रमाप विचलन का मूल्य बिंदु में परिवर्तन से क्या होता है? स्वतंत्र। यहाँ पर आपको लिख लेना है। तीसरा क्वेश्चन, कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी पाई जाती है, अदृश्य बेरोजगारी। चौथा क्वेश्चन, मुद्रास्फीति में अभिप्राय दीर्घकाल में सामान्य कीमत स्तर में की है। तो देखिएगा, यहाँ पर आपको वृद्धि लिख लेना है। पांचवा क्वेश्चन, योजना काल में शिशु मृत्यु दर 145 से घटकर कितनी रह गई? यहाँ पर आपको लिख लेना है 42 रह गई। उसके बाद में चतुर्थक श्रेणी को क्या कहते हैं? 4 में बांटते हैं, यहाँ पर आपको लिखना होगा। सातवें में आपको लिख लेना है, समय के साथ मानव पूंजी के स्टॉक में होने वाली वृद्धि की प्रक्रिया के निर्माण को कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसको क्या कहा जाता है? मानव पूंजी निर्माण। यहाँ से आपको लिख लेना है। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग यहाँ तक का पूरा क्वेश्चन पेपर समझ लेंगे, देख लेंगे। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं और आपके आगे के क्वेश्चन पेपर को देखते, जानते और समझते हैं, ताकि आप सभी को प्यारे विद्यार्थियों पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका आगे का क्वेश्चन पेपर। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ भी लेंगे। तो देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपसे पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, जिसमें कि आपको जोड़ी दी गई है। जोड़ी का मिलान आप लोगों को कैसे करना है? पहले नंबर की जोड़ी लिखिए, जिसमें कि दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.4% है। सामाजिक अधोसंरचना शिक्षा से मिल जाएगी। भारत की नई विकास नीति 1988 और उसके बाद में पर्यावरण का ताप, वायु, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना सन 2000 से 2001 हो जाएगी। जैविक खेती की जोड़ी आपको मिला लेनी बायो फार्मिंग से। तो यहाँ तक के क्वेश्चन आप सब लोग देख लेंगे प्यारे विद्यार्थियों, और इनका अच्छे से सॉल्यूशन आप लोग कंप्लीट कर लें। तो देखिएगा, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जिसमें कि आपसे सत्य असत्य वगैरह पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सांख्यिकी केवल मात्रात्मक आंकड़ों का अध्ययन करती है, ये बिल्कुल असत्य होगा। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, अकुशल व्यक्ति के हाथ में सांख्यिकी विधियाँ बहुत खतरनाक औजार है। तो
तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, अनुसूची में टिप्पणी दी जाती है, ये भी सत्य है। सारणियन के पश्चात वर्गीकरण किया जाता है, यह सत्य होगा। उसके बाद में योजना काल में सरकार के राजस्व में कृषि क्षेत्र का योगदान बढ़ा है, ये भी सत्य होगा। छठा क्वेश्चन, 1991 में घोषित औद्योगिक नीति वर्तमान में लागू है, ये भी सत्य होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ ले, जिसमें कि लिखा है एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर आपको देने हैं। तो देखिएगा इसका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अब तक कितनी औद्योगिक नीतियों की घोषणा हो चुकी है? तो 6 औद्योगिक नीतियों की घोषणा अब तक हो चुकी है। दूसरा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की किसी खेती को बायो फार्मिंग के नाम से जाना जाता है? तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा वर्मी कंपोस्ट। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, HDI का पूरा नाम? तो देखिएगा इसका पूरा नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था किसके नाम को पुकारते? तो देखिएगा इसका उत्तर भारत लिख लेना है। पांचवा क्वेश्चन, पद विचलन रीति से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र आपको लिखना है। तो पद विचलन रीति से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र यहाँ पर आपको दिया गया है। छठा क्वेश्चन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष हुई? 1975 में। सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ हुआ 2001 में। तो यहाँ तक के क्वेश्चन आप सब लोग देख लेंगे। अब चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं और आपके आगे के जो क्वेश्चन है ना, उन सभी क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं और समझते हैं। तो देखिएगा छठा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अर्थशास्त्र की धन संबंधित परिभाषा लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर ये होगा, आप सब लोग देख लें यहाँ तक का, ये पूरा का पूरा इसका उत्तर यहाँ पर आपको दिया गया है। अब सातवां क्वेश्चन की देखते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक समंकों में आपको अंतर बताने हैं। तो देखिएगा प्राथमिक और द्वितीयक समंकों में अंतर यहाँ से आप लोग लिख लें। 2 नंबर का है तो 2 अंतर आपको लिखकर आना है। यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन को देख लेंगे और इसको अच्छी प्रकार से याद भी कर लेंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन और उसका आंसर मैंने यहाँ से आपको बता दिया। अब इसके बाद में 8वां क्वेश्चन, समंकों के वर्गीकरण से क्या से है? तो देखिएगा समंकों के वर्गीकरण से क्या से है, चलेगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। तो देखिएगा इसका उत्तर ये लिखा है, समंकों के वर्गीकरण से क्या से है, पूरा का पूरा क्वेश्चन और उसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा देख कर जाएं और देखिएगा ये मैंने आपको बता दिया। अब 9वां क्वेश्चन, बहुलक एवं माध्य के बीच में अंतर आपको बताने हैं। तो देखिएगा बहुलक और माध्य के बीच में अंतर क्या लिखा है, यहाँ से आप सब लोग लिख लेंगे। पहला अंतर प्यारे विद्यार्थियों ये आपको दिया गया है, यहाँ से आप लोग देख लें। उसके बाद में देखिएगा दूसरा अंतर ये लिखा है, यहाँ से आप सब लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लेंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, क्वेश्चन नंबर 9 तक के। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, विस्तार से क्या आशय है? तो देखिएगा 10वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 10वां क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो या फिर आप लोग इसके अथवा वाले क्वेश्चन को देख लें, जीडीपी से क्या जीडीपी क्या होता है? तो यहाँ से आप सब लोग इसको याद कर लें पूरा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रति व्यक्ति आय को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, तो चलिएगा जल्दी से इसको देखते हैं। तो देखिएगा इसका उत्तर ये लिखा है, यहाँ से आप सब लोग देख लें इसको और यहाँ से प्रति व्यक्ति आय को समझ लें। पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आप सबको बता दिए। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा 11 का ये बता दिया मैंने आपको। 12वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो देखिएगा इसका पूरा का पूरा उत्तर ये लिखा प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और अच्छी प्रकार से इस क्वेश्चन को याद भी कर लेंगे कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। पूरा का पूरा यहाँ तक का आप लोग याद कर लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 13वां, भारत में मानव पूंजी निर्माण की 2 समस्याएं लिखिए। 13वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिएगा भारत में मानव पूंजी निर्माण की 2 समस्याएं कौन कौन सी है? तो यहाँ से आप लोग देख लें। पहला लिखा तकनीकी शिक्षा की कमी, दूसरी लिखी नारी शिक्षा की कमी, तीसरी लिखी ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं। तो यहाँ से आप सब लोग इसको लिख लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा 14वां क्वेश्चन लिखा है, HYV बीज क्या है? तो देखिएगा HYV बीज क्या होते हैं, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे और अच्छी प्रकार से इसको याद कर लेंगे। तो देखिएगा यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आप सबको बता दिए। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं। यहाँ से आप सभी को A to Z क्वेश्चंस बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देखिएगा 15वें क्वेश्चन को देखते हैं, विस्तार गुणांक का सूत्र लिखिए। तो देखिएगा विस्तार गुणांक का सूत्र क्या है, यहाँ से आप सब लोग देख लें, ये इसका उत्तर दिया गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 16वां, प्रश्नावली एवं अनुसूची में आपको अंतर बताना है। 16वां क्वेश्चन। तो चलिएगा प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों A to Z क्वेश्चंस यहाँ से मेरे द्वारा आप सबको बताए जा रहे हैं। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया, जान लिया और समझ लिया तो चलिएगा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर को देखते हैं ताकि आप सबको ये समझ में आ सके। तो देखिएगा प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर ये लिखे हैं, आप सब लोग देख लें। पहला अंतर ये लिखा, दूसरा ये लिखा है और तीसरा ये दिया गया है। तो यहाँ तक के आप सब लोग अंतर को देख लें और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा इसमें आपसे सवाल पूछा जाएगा और उसके अथवा में आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, भारत में शिक्षा सुधार हेतु प्रमुख सरकारी उपाय बताइए। तो देखिएगा भारत में शिक्षा
शिक्षा सुधार हेतु प्रमुख सरकारी उपाय कौन कौन से किए गए ये आपको बताने हैं। तो आप सब लोग इसको लिख लें और समझ लें पूरा का पूरा A to Z क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इसको अच्छी प्रकार से समझ लिया तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और इन क्वेश्चंस को समझते हैं कि भारत में शिक्षा सुधार हेतु कौन कौन से उपाय किए गए। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी को A to Z क्वेश्चंस बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं ताकि आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा इसका उत्तर ये लिखा, आप सब लोग देख लें कौन कौन से सरकारी उपाय किए गए। तो ये लिखा पूरा का पूरा सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया, मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई और प्रारंभिक शिक्षा कोष बनाया गया। तो यहाँ से आप सब लोग इस प्रकार से इसको लिख लेंगे यहाँ तक का। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में देखिएगा 20वां क्वेश्चन जिसमें कि लिखा है आर्थिक विकास में उदारीकरण का योगदान आपको बताना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आर्थिक विकास में उदारीकरण का योगदान ये लिखा है, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और अच्छी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन मानव पूंजी एवं भौतिक पूंजी में आपको अंतर बताना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप सब लोग देख लेंगे ये मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में अंतर लिखा, पहला ये लिखा, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा अंतर ये लिखा गया है। तो चारों अंतरों को आप लोग देख लें यहाँ से और अच्छी प्रकार से इनको याद कर लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा 22वां निर्देशांक की 4 विशेषता आपको बतानी। 22वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निर्देशांक की 4 विशेषता आपको बतानी है। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, निर्देशांक की 4 विशेषताएं देखते हैं, ये लिखी है। तो देखिएगा निर्देशांक की 4 विशेषताएं संख्या पर आधारित माध्य के रूप में और उसके बाद में सापेक्ष माप और तुलनात्मक माप। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। उसके बाद में 23वां क्वेश्चन, तो देखिएगा इसमें आपसे सवाल पूछा गया है या फिर इसके अथवा में आप लोग एक अच्छे औसत की विशेषताएं भी बता सकते हो। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आपको जैसा अच्छा लगे चाहे तो आप लोग इस क्वेश्चन को कर लें या आपको ऊपर वाला समझ में आ रहा है तो आप लोग इसको समझ लें। तो देखिएगा मैं वैसे मैं आपको एक अच्छे औसत की विशेषताएं बता रहा हूँ, आप लोग यहाँ से इसको देख लें और अच्छी प्रकार से इसको याद कर लेंगे। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से मैंने आप सभी को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छी प्रकार से बता दिया है। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।